ऐसा कैसे हो सकता है? ये कहीं मेरा सपना तो नहीं है ना? अचानक से मेरे पापा इस तरह कैसे बोल सकते? कल मेरी शादी हो रही है, वो भी उस शख्स से जो मुझे इतना पसंद है और जिसे मैं इतने टाइम से पसंद हूँ। उफ, ये किस्मत भी बड़ी अजीब चीज़ होती है। ऐसे घूम जाती है, कुछ पता ही नहीं चलता है। और उसकी आंखें लग गई थी। आंखों के ठीक सामने दक्ष का चेहरा उसे बार बार नजर आ रहा था, जो कि पूरे वाइट ड्रेस में उसे सुल्तान के साथ लेने के लिए पहुंचा था। और उसकी आंखें खुलती हैं तान्या के तेज तेज चिल्लाने पर। उसके साथ ही अर्चना जी भी उसको बार बार उठाते हुए कहती हैं, ईश्वी उठ जाओ, शादी है तुम्हारी बेटा। ईश्वी जो अपने कान पर पैर लगते हुए कहती है, मम्मी सोने दें, शादी कल हो जाएगी। नहीं, तान्या जो कहती है, ठीक है फिर दक्ष के पास तो बहुत ऑप्शन है, किसी और को ढूंढ लेगा वो फिर। ईश्वी जल्दी से उठकर बैठते हुए कहती है, क्या किसे ढूंढ रहे वो? मेरे अलावा अगर किसी और के ऊपर लाइन भी मारे ना तो मुंह तोड़ दूंगी उनका। इस बात पर अर्चना जी जो मुस्कुराते हुए कहती हैं, तैयार नहीं होना है, सुबह सुबह मंदिर जाना होता है दुल्हन को। वहीं तान्या जो कहती हैं, इस बार मंदिर से मैं लेकर जाऊंगी। वहीं अर्चना जी जो तान्या से कहती हैं, पिछली बार तो तुम इसकी शादी पर बिल्कुल खुश नहीं थी, मैंने जितने भी रस्म तुम्हें करने के लिए कहे तुमने एक भी बात नहीं मानी, इस बार ऐसा क्या हो गया? तान्या जो कहती है, क्योंकि इस बार ये लड़की नहीं, शादी इसकी मर्जी से हो रही है आंटी। पिछली बार की तरह ये अपनी ज़िंदगी के साथ ज़बरदस्ती नहीं कर रही। अरे इसके चेहरे की रौनक तो देखिए आप, कितनी खुश है। ब्लश की तो ज़रूरत नहीं आंटी, इसके गाल तो वैसे ही टमाटर की तरह हो रखे हैं, देखो किस तरह से शर्मा रही है। सारे रीति रिवाज के साथ अब लगभग शाम का वक्त हो गया था, जब पंडित जी जो मंडप में आकर के बैठ चुके थे। सारी सजावट बिल्कुल नॉर्मल और बहुत ही ज़्यादा नेचुरल थी, ज़्यादा ओवर चीज़ें नहीं हुई थी, बिल्कुल सादी सिंपल शादी होने वाली थी। सोसाइटी के कुछ लोग को इनविटेशन मिला हुआ था, जो कि ईश्वी की शादी को अटेंड करने के लिए काफ़ी बेकरार थे, क्योंकि ऑब्वियसली यह शादी काफ़ी यूनिक होने वाली थी। हाँ, ईश्वी की एक शादी तो पहले ही टूट चुकी थी, जिसकी वजह से अब सबको गॉसिप करने का मौका भी तो मिलने वाला था। ऊपर से ब्रिजेश माथुर के ऊपर इतना बड़ा लांछन लगना। अर्चना जैन सारे सिचुएशन को समझते हुए ब्रिजेश से कहती हैं, आप खामखा ये शादी इतने सारे लोगों को बुलाकर करवा रहे हैं, मैं तो कह रही थी मंदिर में ही करवा देते। तभी ब्रिजेश अपनी बेटी की तरफ देखते हुए कहते हैं, आपको लगता है कि उसे इतनी खुशी मिलती अगर ये शादी मंदिर में होता तो? हम किसी भी तरह से अपनी बेटी को अपनी वजह से कमी महसूस नहीं कराना चाहते। पिछली बार का रिश्ता वाकई में हमसे एक बहुत बड़ी गलती होने वाली थी, भगवान की मर्जी थी जो दक्ष सही वक्त पर आकर बचा लिया मेरी बच्ची को। देखा नहीं था दहेज को लेकर कितना नाटक किए थे वो लोग। दक्ष ने तो दहेज के बारे में बात तक नहीं की है। ऐसा लग रहा है जैसे उसकी ज़िंदगी में सिर्फ ईश्वी आ जाए और सब कुछ मिल जाएगा उसे। कभी अर्चना जी जो कहती हैं, चलिए अपने ख्यालों से बाहर आइए, बारात आ रही है। और जैसे ही उस बारात की आवाज़ ईश्वी के कानों में पड़ती है, उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। पिछली बार जहाँ उसके दिल में सिर्फ डर था, यहाँ इस वक्त उसके दिल में बहुत ही सुकून था और उसके चेहरे पर प्यारी से स्माइल तैर जाती है, जिसे वह छुपाते हुए तुरंत अपने घूंघट को नीचे कर ली थी। तान्या जो उसकी गालों को हल्का सा खींचते हुए कहती है, एक फ़ोटो खींच लें मिस दुल्हन, एक फ़ोटो खींच लें मिस ब्राइड। करके फ़ोटो खींचेगी या नहीं? अब तो तेरी लाइफ में वो आ चुके हैं ना, तेरे ओजी एजी, मुझे तो कहीं नहीं जगह मिलेगी ना ईश्वी। ये सुनकर के ईश्वी जो तान्या को जोर से हक करते हुए कहती है, ऐसा कुछ नहीं होगा, और कुछ दिनों में तू भी तो आ रही है ना हमारे पास रुद्र के साथ रहने के लिए। इस बात पर तान्या जो कहती है, फिलहाल मेरी उससे लड़ाई हो रखी है यार, कल ही रात में हुई थी, पता नहीं मुझसे बात करेगा या नहीं। वैसे ही बता, अच्छी तो लग रही हूँ ना मैं? तान्या पहली बार आज लड़कियों की तरह तैयार हुई थी। वो पहले भी तैयार तो होती थी, लेकिन अपने मॉम डैड के फोर्स से। लेकिन इस बार वो खुद ही रुद्र को खूबसूरत लगने के लिए तैयार हुई थी। दोनों की जिंदगियां एकदम से बदलने वाली थी। वहीं एक तरफ ईश्वी जो अब धीरे धीरे बाहर की तरफ अपने कदम बढ़ा ली थी। रात का वक्त होता है और जैसे ईश्वी अपने कदम को बाहर की तरफ रखी थी, पटाखों की गूंज जो कि हर जगह सुनाई देना शुरू हो जाती है। जैसे आज पूरी देहरादून को ब्रिजेश माथुर ये इत्तला करने वाले थे कि आज उनकी बेटी की शादी है और उसके साथ ही उनकी ज़िंदगी के सबसे हसीन पल जो कि आज वो जी रहे हैं। मंडप में पहले ही दक्ष आकर के बैठे हुए थे। ईश्वी को आता देख ईश्वी पर पहुंचते हैं
और एक बार उनकी नज़र ईशवी पर पहुंची थी, उसके बाद से उनकी नज़र तब तक नहीं हटी थी जब तक कि पूरे शादी का रस्म पूरा नहीं हो गया था। दक्ष के हाथों से ईशवी के गर्दन में मंगलसूत्र का एक धागा बन चुका था और अब वो दोनों एक रिश्ते में बन चुके थे। जैसे ही ईशवी और दक्ष आकर के ब्रिजेश माथुर के सामने अपने सिर झुका करके उनके पैर छूने वाले होते हैं, तभी ब्रिजेश उन दोनों को जोर से गले लगा करके ईशवी के सामने खुद ही हाथ जोड़ते हुए कहते हैं, हो सकेगा तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा बेटा, मैं आपके बाप कहलाने लायक नहीं हूँ शायद। ये सुनकर के ईशवी जो जोर से रोते हुए अपने पापा को हक करते हुए कहती है, आपने जो भी कुछ किया मेरे लिए किया है, शायद मैं इस बात को समझ नहीं पाए। मुझे अच्छी ज़िंदगी देने के लिए आप अपने आप को इतने बड़े रिस्क में क्यों डाल दिए? मैंने आपसे कोई ख्वाहिश नहीं की थी ना पापा। मैं अभी वो इतना बोल ही रही थी कि तभी पीछे से 4-5 पुलिस वाले जो आते हैं और तुरंत ही ब्रिजेश माथुर को पीछे से टैप करते हुए कहते हैं, चलिए कर्नल साहब, आपका बुलावा आया है। इस बार के इन्वेस्टिगेशन में कोई गड़बड़ नहीं है। उसके साथ ही 3-4 और बड़े ऑफिसर जो कि कुछ तो रिटायर हो गए थे और कुछ अभी भी अपने पोस्ट पर थे, उन सबको पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन लेकर जाया जाए। ऐसे ही ज़्यादा देखी थी वो एकदम से आउट ऑफ कंट्रोल होते हुए कहती है, नहीं 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 नहीं, मेरी बात सुनिए। मैं अपने पापा के केस, पापा आप परेशान मत होइए, मैं आपके साथ हूँ, आप बिल्कुल परेशान मत होइएगा। वही पुलिस वाला जो हंसते हुए कहता है, अरे आपने अपने क्लाइंट को केस जिताया तभी तो आपके अपने पापा फंसे हैं। अगर आप ये केस लड़ते ही नहीं तो हमारे कर्नल साहब तो खैर छोड़िए, अब क्या कर सकते हैं, किस्मत का खेल है। और फिर वो ब्रिजेश माथुर को सबके सामने अपने साथ लेकर चले जाते हैं। उसके साथ ही कुछ और भी परिवार जो आज बिखर गया था और सबके सब ईशवी को लगातार दोषी ठहरा रहे थे इन सारे काम का। सोसाइटी की कुछ औरतें जो आकर के ईशवी को साथ मिले हुए इन कामों को अंजाम दिए थे, इस काम को अंजाम ईशवी को बहुत खरी खोटी सुनाते हुए कहती हैं, तेरी जिंदगी में ऐसा दिन तुझे ज़रूर देखने को मिलेगा जब तेरा पति तुझसे दूर हो जाएगा। ये सुनकर के ईशवी जो एकदम से अपनी कदम को बैलेंस नहीं कर पाती और तुरंत ही वो गिरने वाली होती है, लेकिन तभी दक्ष जो आकर के उसको संभाल लिया था। तभी अर्चना जी जो सारी औरतों के सामने आकर कहती हैं, गलती आपके अपने पतियों ने की है, मेरी बेटी ने नहीं। मेरी बेटी ने तो सबको इंसाफ दिलवाया है, उन लोगों को जो गरीब थे, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ झेला है। और इस परिवार की ज़िंदगी के बारे में तो आप सबने न्यूज़ में सुन ही लिया होगा, इसकी बहन के साथ क्या क्या कुछ नहीं हुआ। और आप कह रही हैं कि मेरी बच्ची के साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। बहुत वक्त बाद उसने इतनी सारी खुशियाँ देखी हैं, उसकी ज़िंदगी को कोई नज़र नहीं लगा सकता। उसका सारा श्राप मैं अपने सर लेती हूँ। ये जो भी आपने अपने मुंह से अशब्द कहा है ना, वो सब मुझे लगे, मेरी बेटी को नहीं। ये सुनकर केशरी जो जल्दी से जाकर के अपनी मॉम को पीछे से गले लगाते हुए कहती है, मम्मा पापा वापस आएंगे ना, वो सिर्फ पूछताछ के लिए लेकर गए ना पापा को। अर्चना जी जो अपनी बेटी की तरफ देखते हुए कहती हैं, तू इसकी फिक्र मत कर, हाँ तू जा, आज तेरी नई जिंदगी की शुरुआत है बच्ची, ऐसे रोते रोते शुरू नहीं करते अपनी ज़िंदगी को। दक्ष लेकर जाओ इसे यहाँ से। और फिर वो ईशवी को जाता देख करके तुरंत ही दक्ष को पीछे से रो करके उनके सामने अपना हाथ जोड़ते हुए कहती हैं, मेरी बच्ची की आंखों में आंसू नहीं आने चाहिए दक्ष, कभी उसे मत छोड़ना। मुझे नहीं पता, चाहे तो मैं कुछ भी करना पड़े, लेकिन मेरी बच्ची की ज़िंदगी हमेशा खुशी से बीतनी चाहिए। दक्ष इस बात पर अपना सिर अभी हाँ में हिलाए थे और वो अब अर्चना जी का पैर छू करके वहाँ से जाने वाले होते हैं, लेकिन तभी अर्चना जी जो दक्ष को अपने गले से लगाते हुए कहती हैं, मेरा बच्चा। जैसे ही अर्चना जी के मुंह से निकला था, दक्ष पे एकदम से अपनी आंखों पर दगे हैं, मुझे चलना चाहिए, क्योंकि अर्चना जी की बातें उन्हें बहुत इमोशनल करती थी। उन्हें अपनी माँ की याद आ गई थी, क्योंकि जब भी दक्ष परेशान हुआ करते, आकर के उनकी माँ उनको हमेशा गले लगाकर यही बोला करती, मेरा बच्चा। एक तरफ ईशवी की ज़िंदगी एकदम से बदल गई थी खुशियों से, वहीं दूसरी तरफ उसके अपने पापा को यूं जेल जाता देख कर के वो उसकी हालत एकदम से ख़राब हो रही थी। अब उसे जाकर समझ में आ रहा था कि जिस वक्त वो ये केस लड़ रही थी उसने कितनी बड़ी गलती कर दी। उसे अपने पापा को तो नहीं फंसाना चाहिए था। आज नहीं बल्कि सिर्फ अपना रिश्ता नज़र आ रहा था। उसने अपने पापा को खो दिया सिर्फ अपनी वजह से, और इन सारी गलतियों का जिम्मेदार वो खुद को ही ठहराने लगी थी।
दक्ष उसके हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहता है, ईश्वी प्लीज़ काम। उसने इतना बोला ही था कि तब ईश्वी जो अपना हाथ दक्ष के हाथ से छुड़ा करके अलग होते हुए कहती है, आपकी वजह से आज मेरे पापा जेल जा रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि वो वापस आएंगे। मेरी माँ किस तरह जिएंगी अकेले। सब कुछ आपकी वजह से हो रहा है। क्यों किया आपने ऐसा? हाँ, क्यों आए आप मेरी ज़िंदगी में? क्यों मुझे बताया अपनी ज़िंदगी के बारे में? हाँ बताइए। वही अयान जो गाड़ी चला रहा था वो ईश्वी को शांत करने की कोशिश करते हुए कहता है, भाभी प्लीज़। तभी अयान की बात सुनकर के ईश्वी जो कहती है, मैं नहीं हूँ तुम्हारी भाभी। कौन सा रिश्ता है हमारा? आप मुझसे प्यार करते थे, आपने मेरी शादी तोड़वाई, सब कुछ अच्छा चल रहा था, आप क्यों आ गए अचानक से बीच में? दक्ष उसके इमोशन को देखते हुए काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो रहे थे और फिर वो तुरंत उसके गलों पर अपना हाथ रखते हुए कहते हैं, ईश्वी प्लीज़ काम डाउन। तुम मुझे ब्लेम कर रही हो। ईश्वी जो कहती है, तो क्या करूँ मैं? हाँ, मेरी ज़िंदगी तो अच्छी थी ना। आप आए, आपने मेरी शादी तोड़वाई, मुझे अपने साथ जंगल लेकर गए। वहाँ मेरे साथ पता नहीं आपने ऐसा क्या कर दिया कि मैं इतनी ऑब्सेस्ड हो गई कि मैं अपने पापा को फंसा दिया मैंने। आपको कोई अंदाज़ा है? मैं अपने पापा से बहुत प्यार करती थी। आपकी वजह से मैं अपने पापा को जेल भिजवा रही हूँ। कौन है आप? क्या रिश्ता है हमारा? मैं आपके प्यार में इतनी पागल कैसे हो गई कि मैंने अपने परिवार को नहीं देखा? अयान भी अपने आंसू को छुपाते हुए जैसे तैसे अपनी आंखों के आंसू को पोंछते हुए लगातार गाड़ी को आगे बढ़ाया जा रहा था। तभी श्री जो अयान से कहती है, गाड़ी रोको, गाड़ी रोको, मुझे सफोकेशन हो रही है, मुझे बाहर जाना है। वहीं अयान जब भी गाड़ी नहीं रोकता, लेकिन तभी दक्ष से कहते हैं, अयान गाड़ी रोको। वहीं अयान जो कहता है, फिर भाई वो क्या करेगी बाहर जा करके? वहीं दक्ष कहते हैं, मुझे नहीं पता, वो कह रही है तो गाड़ी रोको। ईश्वी जो जल्दी से बाहर निकल कर आती है और गहरी गहरी सांस भरते हुए वहीं गाड़ी से टिक करके रोना शुरू कर देती है और धीरे धीरे उसके कदम जो उसका साथ छोड़ रहे थे, जिससे वो जाकर के एकदम से नीचे की तरफ ही बैठ गई थी। उसके ठीक बगल में दक्ष भी घुटनों पर बैठ करके उसके सिर को अपने सीने से लगा करके उसे तब तक संभालता है जब तक ईश्वी पूरी तरह से शांत नहीं हो गई थी। पीछे पीछे रुद्र की गाड़ी भी आ रही थी। रुद्र भी अब अपने परिवार के पास वापस जा चुका था। सारी गलतफहमियों को दूर करने के बाद उसकी भी फैमिली उसे एक्सेप्ट कर ली थी। तान्या, रुद्र, बाकी के जितने भी लोग दक्ष के साथ गए थे वो सब के सब अब नीचे उतर करके ईश्वी और दक्ष को घेर लिए थे। तान्या जो धीरे से दक्ष के कंधे पर सहलाते हुए कहती है, वो ठीक हो जाएगी, अभी उसको इस तरह की आदत है नहीं ना, अपने पापा को इस तरह जाता देखकर। नहीं, दक्ष सबको शांत रहने के लिए कहते हैं और वो तुरंत ईश्वी को अपनी बाहों में उठा लिए थे, क्योंकि ईश्वी इस वक्त पूरी तरह से अपनी आंखें बंद कर चुकी थी। दक्ष समझ गए थे कि ये रोते रोते पूरी तरह से थक चुकी है और इसी वजह से वो काफ़ी गहरी नींद में जा चुकी है। वो तुरंत ही उसे अपनी बाहों में लेकर के गाड़ी में बैठ चुके थे। ईश्वी की आंखें जो धीरे धीरे खुलती हैं और उसके ठीक सामने इस वक्त खूबसूरत सा झालर लगा हुआ था जो कि फूल से बना था। आसपास बहुत ही प्यारी सजावट की गई थी, जिसे देख करके ईश्वी अचानक से ही उठकर बैठ गई थी। लेकिन आसपास उसके सिर्फ इस वक्त दक्ष नहीं बल्कि और भी बाकी बहुत सारे लोग थे और सारे लोग के चेहरे पर उदासी छाई हुई थी। ईश्वी जो सब कुछ याद करते हुए कहती है, पापा पापा फ़ोन करो, कोई फ़ोन करो, पापा घर आए कि नहीं? तान्या मम्मा को फ़ोन करो प्लीज़, पूछो उनसे पापा घर आए। मैं तान्या से कहती है, हाँ अंकल घर आ गए। आशीष है ना, वो लेने गया था अंकल को, उनको कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं की जाएगी और अभी उनसे जो भी पूछताछ करनी है वो बाद में होगी, अभी वो घर पहुंच चुके हैं। ये सुनकर ईश्वी जो कहती है, झूठ बोल रही हो तुम, झूठ बोल रही हो ना? नहीं, मेरी बात करो पापा से, अभी बात करो मेरी पापा से। तान्या वर्ड तो कर रही थी लेकिन ईश्वी के बार बार ज़ोर ज़बरदस्ती पर उसे फ़ोन लगाना ही पड़ता है। वहीं अर्चना जी जो फ़ोन उठाई थी और फ़ोन उठाकर वो तान्या से कहती हैं, क्या बात है, ईश्वी ठीक है ना? मैं तान्या जी कहती है, आंटी अंकल घर पर है ना, वो बात करना चाह रही थी ईश्वी। वही रही अर्चना जी जो कहती हैं, इस वक्त तो वो बहुत परेशान है, पर ठीक है मैं बात कराती हूँ। वो तुरंत एक कमरे में जाती हैं जहाँ ब्रजेश इस वक्त काफ़ी ज़्यादा परेशान होकर के बैठे हुए थे। वहीं अर्चना जी जो कहती हैं, बच्ची बहुत परेशान है आपके लिए, कह रहे हैं बार बार इवन बेहोश भी हो गई थी एक बार, तो कर लेंगे आप उससे?
अर्चना जी को डर लग रहा था, क्योंकि ब्रिजेश माथुर की आज जो भी कंडीशन थी वो अपनी ही बेटी की वजह से तो थी। उन्हें डर लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि ब्रिजेश उन पर ही गुस्सा करना शुरू कर दे, या फिर कहीं ईश्वी को ही वो कहीं खरी खोटी ना सुनाना शुरू करे। वो थोड़ा डर रही थी, लेकिन तुरंत ही ब्रिजेश अपने हाथ में फ़ोन लेते और अर्चना जी से कहते हैं, आप बाहर जाइए, हम बात करते हैं। अर्चना जी जो अपना पलक झपकाते हुए कहते हैं, ज़रा आराम से करेगा, बहुत परेशान है वो। मैं ब्रिजेश जो कहते हैं, हमको पता है किस तरह से बात करनी है उससे, आप जाइए। वहीं जैसे ही इस तरफ से ईश्वी ने अपने पापा की आवाज़ सुनी थी, वो रोते हुए कहती है, पापा आई एम सॉरी, आई सो सॉरी पापा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था ना, मैं अनजान शख्स के लिए आपके खिलाफ चली गई पापा। मैं ब्रिजेश जो अपने इमोशन को कंट्रोल करते हुए कहते हैं, बच्चे तुम्हें पता है तुमने अपने पापा को कितना प्राउड फील करा है, और आपको पता है आपके पापा कितना गलत काम कर रहे थे ना। अपनी बच्ची की वजह से आज मैं सही रास्ते पर पहुंचा हूँ, और अगर मुझे अपना सब कुछ खोना पड़ता है तो मैं खो दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है बच्चे। वैश्वी जो कहती है कि क्या क्या सज़ा मिल सकती है पापा आपको, क्या बोला उन लोगों ने। आशीष से बात करिए, मैं करूँ क्या उससे बात। मैं ब्रिजेश जो कहते हैं, मेरी बात हुई है मिस्टर मेहता से, उनकी तबीयत ठीक है, वो मेरा केस संभाल लेंगे। उन्होंने कहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा 50 लाख का जुर्माना और मेरी सारी गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ मुझसे छीन ली जाएंगी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ये सुनकर केशव जो कहती है, आपको कुछ नहीं होगा ना, आप तो ठीक रहेंगे ना पापा, आपको जेल तो नहीं जाना पड़ेगा। इस बात पर ब्रिजेश जो कहते हैं, मेरी बेटी वकील है, अगर वो मुझे फंसा सकती है तो मुझे बचा भी तो सकती है ना। ये सुनकर केशवी जो कहती है, हाँ मैं तो हुई आपके साथ, कुछ भी हो जाएगा ना मैं सब ठीक कर दूंगी, हाँ परेशान मत होइएगा, ठीक है। इस सारी चीज़ों को दक्ष बहुत ध्यान से देख रहे थे, और वहीं अयान जो अपने भाई को देख करके थोड़ा इमोशनल हो गया था, और वो तुरंत ही सब लोगों से कहता है, बाहर चलो, यहाँ पर क्या कोई तमाशा चल रहा है, चलो सब लोग बाहर निकलो। सारे लोग अब धीरे धीरे बाहर की तरफ निकल गए थे। वहीं अयान जो अपने भाई को साइड से करते हुए कहता है, उसकी सिचुएशन थोड़ी डिफर है भाई, समझने की कोशिश करेगा प्लीज़। अयान को भी समझ में आ रहा था कि दक्ष को कितना बुरा लग रहा होगा कि श्री ब्रिजेश माथुर से इस तरह से माफ़ी मांगते हुए अपने बगल बैठे शख्स को अनजान बोल दी, जिसे वो काफ़ी वक्त से इतना सपोर्ट कर रही थी, और वो शख्स जो कि हमेशा से श्री को इतना पसंद किया करता था। दक्ष इस बात पर कुछ नहीं कहते और बस अयान को जाने का इशारा कर दिए थे। महेश्वरी जो थोड़ी देर और रोते रोते अपने मम्मी पापा से बात करती, और फाइनली जब उसे पता चला था कि उसके पापा जेल आ गए हैं, तब जाकर के उसको सुकून मिला था। वो फ़ोन को साइड में रखती और जैसे उसकी नज़र बगल में बैठे दक्ष पर पड़ी थी, वो तुरंत अपने चेहरे को नीचे कर लेती है और फिर अपने आप को धीरे से, मुझे माफ़ कर दी शिखा, पर मेरे मॉम डैड के आगे मैं किसी को प्रायोरिटी नहीं दे सकती, आपको भी नहीं। ये सुनते हुए दक्ष के चेहरे पर एक हल्की से स्माइल आ गई थी, और वो धीरे से ईश्वी के सर को अपने हाथों से सहलाते हुए कहते हैं, पहले मैं समझने की कोशिश करता था कि तुम मुझे इतनी अच्छी लड़की को मैं इतना बुली करता हूँ, इतना परेशान करता हूँ, जो लड़की मुझसे इतना चिढ़ती है वो मुझे इतना पसंद क्यों है, अब जाकर समझ में आ रहा है। ये सुनकर ईश्वी जो अपने करवट को बदल कर दक्ष की तरफ देखते हुए कहती है, क्या मतलब। दक्ष धीरे से अपने होठों को ले जाकर उसके फोरहेड पर रखते हैं और फिर उसके आंसू को अपने हाथ से पोंछते हुए कहते हैं, अगर मेरे मॉम डैड भी होते तो शायद मैं भी ऐसा ही करता ईश्वी, माँ पापा से बढ़कर और कोई नहीं हो सकता, इसलिए मैं ज़बरदस्ती तुम्हें अपने साथ नहीं रखना चाहता था, क्योंकि मुझे पता था कि तुम अपने माँ पापा से बहुत प्यार करती हो। कुछ पल की अट्रैक्शन के लिए मैं हमेशा के लिए तुम्हें अपने माँ बाप से अलग नहीं कर सकता था, इसलिए शादी मैं उनकी मर्जी से चाहता था। ये सुनकर केशवी जो अपने आंसू को रोकते हुए कहती है, आई एम सॉरी, मैंने आपको अनजान भी बोल दिया और पता नहीं क्या क्या, मैं बहुत गुस्से में आ गई थी और मुझे खुद पर भी बहुत गुस्सा आ रहा था, आई एम सॉरी, प्लीज़ आप बुरा मत मानिएगा उससे। इस बात पर दर्शक कहते हैं, पागल हो तुम, बुरा मानूंगा मैं, इवन आई एम प्राउड ऑफ यू, तुम भी अपने पापा से प्यार करती हो जैसा मैं करता था, मैं भी अपने पापा के लिए तुम्हारे डैड से जाकर लड़ना शुरू कर दिया, मैं पूरे सिस्टम के अगेंस्ट चला गया, तो तुम क्या अपने पापा के लिए सिर्फ मुझसे नहीं लड़ सकती, जितना मन चाहे उतना लड़ लो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला, मेरी लाइफ की सबसे खूबसूरत शख्स हो तुम, प्यारा हुआ है ना मेरे साथ तो वो सिर्फ तुम हो, तुम्हारे साथ ये वक्त बिताना मेरे लिए
किसी सपने से कम नहीं है। आई लव यू। जितने धीरे और जितने सॉफ्ट स्वर में दक्ष ने ये बोला था, ईश्वी जो बस दक्ष के चेहरे की तरफ देखती रह जाती है। जो एहसास उसे हमेशा से था, आज वो भी दक्ष को बताने की कोशिश करते हुए धीरे से कहती है, आई लव यू टू एंड आई एम सॉरी अगर मैंने आपको परेशान। कि तभी दक्ष अपनी 2 उंगलियों को उसके होठों पर रब करते हुए कहते हैं, परेशान? तुमने तो मेरे लिए पूरी दुनिया से लज हम यहाँ पर हैं, वरना मेरी तो किस्मत जेल में थी, या शायद फांसी ही लटक जाता मैं, या अब तक सूली लटक चुका हो, किसी पुलिस वाले के बंदूक की गोली से मारा जाता। तुमने जिंदगी दी है मुझे, इसका एहसानमंद हमेशा रहूंगा मैं। सो जाओ। वैश्वी जी कहती है, अब मैं ठीक हूँ, कोई दिक्कत नहीं है और सोने की भी ज़रूरत नहीं है। मैं अब थोड़ी देर के लिए हो जाती हूँ इमोशनल, आई एम सॉरी, बहुत ज़्यादा बोल दिया शायद आपको। नहीं, दक्ष कहते हैं, भूख लगी है। ईश्वी जो चौंक कर उठ कर बैठते हुए कहती है, आपको कैसे पता चला? भूख तो बहुत ज़ोर की लगी है मुझे। नहीं, दक्ष उसके पेट की तरफ देखते हुए कहते हैं, तुम्हारे पेट ने अभी इन्फॉर्म किया मुझे। काफ़ी टाइम से ईश्वी के पेट में गुड़गुड़ करके आवाज़ हो रही थी, जैसे ईश्वी तो नहीं सुन पा रही थी, लेकिन दक्ष ने इस बात पर ध्यान दे दिया था और वो धीरे से ईश्वी के बालों पर अपना हाथ फेरते हुए कहते हैं, तुम कपड़े चेंज करो, मैं कुछ खाने का इंतज़ाम करता हूँ। तभी ईश्वी जो दक्ष को जाता देख करके उन्हें रोकते हुए कहती है, इतना भारी लहंगा मैं अकेले उतारूँ? ये सुन करके दक्ष ना चाहते हुए अपने चेहरे पर सब और वो हल्का सा शर्माते हुए ईश्वी को देख कर कहते हैं, तुम्हें क्या लगता है मैं कोई मदद कर सकता हूँ? अगर तो तुम कहो, इजाज़त दो तो मैं खुद उतार दूँ। मैं ये सुनकर के ईश्वी जो कहती है, इजाज़त देने की ज़रूरत पड़ेगी, मतलब शादी तो हो गई है ना, अर्धांगिनी हूँ मैं अब आपकी। बाकी कहते हैं होशियारों के लिए इशारा काफ़ी होता है। मैं दर्श बाहर की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं, तो मैं खाना लेने जाऊँ या फिर? वैश्वी जो अपनी ब्लाउज़ के नॉट को पीछे से ठीक करते हुए कहती है, काफ़ी हैवी हो रहा है लहंगा, मुझे नहीं लगता कि इस टाइम खाना खाना चाहिए हमें। ये सब उतारते उतारते बहुत वक्त हो जाएगा, उसके बाद से खाना खाकर। दर्श कहते हैं, आज भूख किसी और तरीके से मिटा लेते हैं, राइट? वैसे तुम्हारे मूड स्विंग्स का मतलब क्या है? कोई जवाब नहीं। इंसान हो जो तुम्हें समझता ना हो, तुम्हें जानता ना, तो वो पागल हो जाएगा। मुझे तो पहले से ही पता है कि तुम ऐसी हो, थोड़ी अजीब सी, थोड़ी पागल सी। और ये बोलते हुए वो आकर के सबसे पहले उसके सर से लगे दुपट्टे को धीरे धीरे हटाते हैं और फिर उसकी एक एक ज्वेलरी को उसके साथ मिल करके हटाने में लग जाते हैं। आइए जानते हैं अब ये रात कैसे बीतने वाली है ईश्वी की। आइए जानते हैं आने वाले एपिसोड में क्या होने वाला है और सुनते रहे क्रिमिनल्स फोर्स 5 सिर्फ और सिर्फ स्टोरी विद सौम्य के साथ।